नमस्कार। आजकल नेपाल में एक मांग बहुत जोरों पर है। देश को फिर से एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अब ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? क्योंकि नेपाल तो हमेशा से, मतलब सदियों से एक हिंदू बहुल देश ही रहा है। तो फिर अचानक से ये नई मांग क्यों उठी? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि नेपाल का सियासी मिजाज आखिर किस करवट बदल रहा है। यही यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर नेपाल की पहचान ही हिंदू धर्म से जुड़ी है, तो फिर इसे कागज पर मतलब औपचारिक रूप से एक हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें जरा इतिहास में पीछे चलना होगा। देखिए, नेपाल और हिंदू धर्म का जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा और पुराना है। दुनिया के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में ही तो है। और ये मंदिर और इसके जैसे कई दूसरे पवित्र स्थल इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि ये धरती सदियों से हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा गढ़ रही है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से पकड़ते हैं। नेपाल की ये पहचान आखिर बनी कैसे? इसके लिए इतिहास में एक छोटा सा लेकिन जरूरी सफर करते हैं। नेपाल की कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि सदियों पुरानी है। इसकी जड़ें तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक साम्राज्य तक जाती हैं। फिर गुप्त वंश का प्रभाव पड़ा। उसके बाद कई सदियों तक मल्ल राजवंश का शासन रहा। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आया 1768 में, जब गोरखा साम्राज्य ने बिखरे हुए छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक यूनिफाइड यानी एकीकृत नेपाल बनाया। फिर 1951 में पंचायत प्रणाली आई और 1990 में संसदीय सरकार बहाल हुई। मतलब इतने उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक चीज जो हमेशा कायम रही वो थी नेपाल की हिंदू पहचान। लेकिन असली ट्विस्ट, जो कहते हैं ना कहानी में भूचाल आ गया, वो आया 21वीं सदी में। एक ऐसा राजनीतिक भूकंप जिसने नेपाल की सदियों पुरानी पहचान और उसकी विदेश नीति दोनों को हिला के रख दिया। हुआ ये कि नेपाल में सालों तक एक माओवादी विद्रोह चला, जिसके बाद 2006 में राजशाही को खत्म कर दिया गया। और इसके ठीक 2 साल बाद 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आ गई। अब इस नई सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ था, नेपाल को उसकी पारंपरिक हिंदू पहचान से दूर ले जाना और साथ ही भारत से भी दूरी बनाना। इस राजनीतिक बदलाव का असर सिर्फ देश के अंदर ही नहीं हुआ, बल्कि दुनिया के मंच पर नेपाल की कहानी में एक नए और बहुत ही शक्तिशाली खिलाड़ी की एंट्री हुई, और वो था चीन। तो जैसे ही कम्युनिस्ट सरकार ने भारत से दूरी बनानी शुरू की, चीन ने इस मौके को तुरंत लपक लिया। उसने नेपाल में भारी भरकम निवेश करना शुरू कर दिया और सत्ताधारी पार्टी के जरिए नेपाल की घरेलू और विदेश नीतियों पर भी अपना असर डालना शुरू कर दिया। चीन का प्रभाव कितना बढ़ गया था, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब अमेरिका नेपाल को $500 मिलियन का ग्रांट दे रहा था। ग्रांट मतलब वो पैसा जो लौटाना नहीं पड़ता। लेकिन कहा जाता है कि चीन के दबाव में आकर नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने ये मदद लेने से मना कर दिया। और इसी दौरान भारत और नेपाल के रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए। 2019 में उस वक्त के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने भारत के एक नए नक्शे पर बहुत तीखी आपत्ति जताई, और इस बयान के बाद दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। तो सवाल यह है कि जब चीन का इतना ज्यादा प्रभाव था, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि नेपाल अपनी जड़ों की तरफ, अपनी पुरानी पहचान की तरफ वापस मुड़ता दिख रहा है? ये यू टर्न क्यों लिया गया? इसका जवाब कहते हैं पड़ोस में ही मिल गया। नेपाल ने अपने पड़ोसियों श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल बहुत करीब से देखा। चीन के भारी कर्ज के नीचे दबे इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसे तबाह हो गईं, ये सबके सामने था। तो शायद नेपाल को ये एहसास होने लगा कि चीन की ये दोस्ती कहीं बहुत महंगी ना पड़ जाए। और इसी एहसास के साथ नेपाल की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली। के.पी. शर्मा ओली की सरकार गिर गई और शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी। और इसी नई सरकार के आने के साथ देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग ने और जोर पकड़ लिया। प्रधानमंत्री देउबा ने आते ही बिल्कुल साफ संकेत देने शुरू कर दिए कि उनकी पहली प्राथमिकता भारत के साथ बिगड़े रिश्तों को सुधारना है। उन्होंने पीएम बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा भारत की। वो उत्तर प्रदेश गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और एक ऐसा कदम उठाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। वो बीजेपी के हेडक्वार्टर भी गए। अच्छा, ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन इस पूरी मुहिम के पीछे नेपाल की जनता की क्या सोच है? आखिर आम लोग क्यों चाहते हैं कि उनका देश फिर से एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर जाना जाए? तो देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पहली है एकता।
समर्थकों का मानना है कि एक साझा हिंदू पहचान लोगों को जाति और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठाकर एक साथ लाएगी। दूसरी बड़ी वजह है सांस्कृतिक संरक्षण, खासकर जिस तेजी से वहां ईसाई धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं, उसे लेकर एक चिंता है। और तीसरी और सबसे अहम वजह है पहचान, अपनी उस राष्ट्रीय पहचान को फिर से पाने की इच्छा, जो हमेशा से उनकी पहचान का एक मुख्य हिस्सा रही है। तो कुल मिलाकर नेपाल आज एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां वो अपनी पहचान को फिर से टटोल रहा है, उसे परिभाषित कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या नेपाल औपचारिक रूप से अपनी ऐतिहासिक हिंदू पहचान की तरफ लौटेगा, या फिर आने वाले वक्त का सियासी दबाव उसे किसी और ही रास्ते पर ले जाएगा। खैर, इसका जवाब तो अब भविष्य ही देगा।